2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्मैकडाउन की 3 घंटे की त्रासदी हमको झेलने को मिल रही है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, लेकिन ये होगी कब खत्म वो भी पता चल गया है। तो मेल्जर चिचा ने ये बात बताई है कि या तो ये चीज़ हो जाएगी लास्ट वीक ऑफ जून में, नहीं तो जुलाई के स्टार्टिंग में डब्ल्यू अपना स्मैकडाउन का जो 3 घंटे का फॉर्मेट है उसे 2 घंटे का करने वाली है। मतलब अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है कि हमको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा स्मैकडाउन को देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शो पर ऐसी होती हैं जो ना भी हो वो उस हफ्ते होती हैं, अगले हफ्ते उसका मतलब नहीं बनता। तो भाई फिर एक बार ये चीज़ दिखाने का मैं क्या ही फ़ायदा। लेकिन डब्ल्यू ने फाइनली जो अपना डिसीजन है उसको पक्का कर लिया है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें वो अपने नेटवर्क को कैसे जवाब देने वाले हैं, या फिर नेटवर्क की तरफ से ही डिमांड आई पहले बढ़ाने की और उसके बाद उसको घटाने की कि भैया शायद तुमसे तो कुछ नहीं हो रहा। आई होप ऐसा ही हुआ हो ताकि डब्ल्यू को अपना थोड़ा रियलिटी चेक भी मिल जाए। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समर स्लैम से। तो इस बार का समर स्लैम का जो अर्ली फर्स्ट पोस्टर, आप ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन अब हम अपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पोस्टर है वो सामने आ गया है। बहुत ही जेनेरिक और बेसिक सा ही लग रहा है। और पहले ऐसे होता था कि जब भी हम किसी पीपीवी के बारे में बात करते थे तो उसके नेम को सोचते ही हमारे दिमाग में पूरी एक थीम आ जाती थी, पूरा पैटर्न आ जाता था। अब ऐसा लगता है कि बस महीना चेंज हो रहा है और शो का नाम चेंज हो रहा है, उसके अलावा कुछ वाइब उसमें अलग नहीं फील होती। ऐसा नहीं लगता कि एक पीएलई दूसरे से अलग है, बस मैचेस अलग अलग हो रहे होते हैं, उससे हमको लगता है कि हाँ ये तब की बात थी, अब वो उस समय की बात थी, अब की बात है। और शायद अभी आप में से बहुत सारे लोगों को शायद समझ भी ना आ रहा हो, क्योंकि ये पिछले 7-8 सालों से ही बहुत कम हो गया है। लेकिन उस टाइम पे नेम जो होता था और जो थीम होती थी और उस हिसाब से मैचेस होते थे तो उसकी जो वाइब है वो बिल्कुल ही अलग होती थी। ना पोस्टर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है कहीं से भी, ये समर स्लैम जैसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट अब क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में। सुपरस्टार्स यहाँ पे जो फीचर्ड हैं वो हैं रोमन रेंज, कोडी रोड्स, ट्रिक विलियम्स और साथ में लिव मॉर्गन भी हैं, पेंटा ओबाफेम, ये सारे सुपरस्टार्स हैं यहाँ पे। और ट्रिक विलियम्स अभी देखो पोस्टर में भी आ गए हैं। उनकी स्टोरी क्या है ये मुझे कल ही पता चला, नोटिस नहीं किया था कभी ऐसे। वो कमांडर अजीज तो नहीं, अपोलो क्रूज का वो जो नाइजीरिया वाला एक कुछ गिमिक लेके आए थे ना वो, कि भैया वो कहीं के सल्तनत के कहीं के शासक हैं ऐसा करके कुछ उनका था। उसमें एक बंदा ये ट्रिक विलियम्स थे। और अब देखो ये कहाँ पहुँच गए हैं। ये तो डब्ल्यू में हम बहुत टाइम से देख भी रहे हैं कि जो बंदा पहले पीछे होता है एक तरीके से, वो कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड भी हमने ऐसे भी रूप में देखा है, तो वो जाके जो है सक्सेसफुल बन जाता है। लेकिन लोग फिर ये पूछ रहे हैं कि अच्छा जो दूसरा बंदा है ट्रिक विलियम्स के साथ में वो कहाँ पे है। चलो हम समर स्लैम की बात कर रहे थे, तो समर स्लैम 2 नाइट्स का इवेंट होने वाला। तो आपकी क्या कोई प्रिडिक्शन है कि नाइट 1 और नाइट 2 पे कौन सा मैच मेन इवेंट कर सकता है? क्योंकि इसको भी आप रेसलमेनिया के हिसाब से ही तोलो ना थोड़ा सा, क्योंकि वो भी 2 नाइट्स का इवेंट होता है और ये भी 2 नाइट्स का इवेंट है। बट हाँ डब्ल्यू एफर्ट्स कितने लगाएगी उस पर भी डिपेंड करता है। वैसे तो रेसलमेनिया में नहीं लग रहा है इतने ज़्यादा। नेक खान जी इस अनाउंसमेंट की बात कर रहे थे कि भैया रुक जाओ, जब हम रेसलमेनिया जो 2028 में होगी, तो रेसलमेनिया 44 उसकी जब अनाउंसमेंट करेंगे तब देखना क्या होगा। अभी इसके बारे में इनसाइड रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं और नेशविल से होने वाली है ये रेसलमेनिया। अब इसमें स्पेशल क्या है मुझे कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि वो स्पेशल तो तब लगता है जब ये यूएस से बाहर जैसे लंदन में जाके करवाते, तो ऐसे यहाँ पे कुछ खास था नहीं। और निक खान ने ये भी बताया कि बैक टू बैक जो उन्होंने लास वेगस में रेसलमेनिया किया वो क्यों किया। वो कहते देखो ये मेरा खुद का ही डिसीजन था। निक खान ने बताया कि उन्होंने ही ये चीज़ डिसाइड करी थी कि इस साल रेसलमेनिया यहाँ से करी है तो चलो अगले बार भी कर देते हैं। लेकिन भाई कितने हिपोक्रेट होते हैं यार, बड़े बड़े लोग कैसी कैसी बातें कर जाते हैं। पहले ट्रिपल एच ने क्या बोला था, वो मार्केटिंग जो इन्होंने करी थी रेसलमेनिया की, डबल डाउन करते हैं, एक बार बढ़िया सक्सेसफुल गया तो दूसरी बार भी करते हैं। अब निक खान ने बोला कि सक्सेसफुल तो देखो हमारा गया लेकिन हम इसे दोबारा नहीं करेंगे। अब तो भैया मतलब क्यों, अगर आप तो हमेशा ऐसे पैसे के पीछे ही भाग रहे होते हो ना, तो सक्सेसफुल हो गया तो भाई अब आप बार बार भी कर सकते हो। कहीं एक पे एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो दूसरी बार दोबारा वहाँ पे करना। तो वही ये अपनी बात से लोग फिर कभी भी पलट जाते हैं। तो कुल मिला के अभी निक खान का कहना ये है, ये हो सकता है बाद में भी पलट जाए कि एक बार जिस जगह से रेसलमेनिया हो गई अगले साल हम डायरेक्ट दोबारा बैक टू बैक रेसलमेनिया नहीं करेंगे। ये फिलहाल कह रहे हैं, आगे जाके क्या करेंगे वो तो भाई फिर भगवान ही मालेगा उसका। इन चीज़ों इनकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इनको अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल कौन सी चीज़ हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें, जो कि गलत नहीं है लेकिन सीधा सीधा फिर आप बोल ही दो। तो देखो अगर आप डब्ल्यू में ऐसे डार्क कैरेक्टर्स के या फिर ये सुपर नेचुरल टाइप की चीज़ें जो रियलिटी में नहीं होती हम मूवीज़ या फिर ऐसी चीज़ों में देखते हैं, अगर आप ऐसे कैरेक्टर्स डब्ल्यू में पसंद करते आए हो तो शायद अब आपको अपना जो इंटरेस्ट है वो चेंज कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि डब्ल्यू का ही इंटरेस्ट इस चीज़ को लेके पूरा चेंज हो चुका है। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये रिपोर्ट किया कि टीकेओ के अंडर आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो ऐसे डार्क कैरेक्टर्स हैं इस चीज़ के ज़्यादा फैन नहीं है टीकेओ वाले, जिस वजह से ये चीज़ें अब आपको कम होती भी दिखेंगी और आने वाले टाइम में पूरी हट ही जाएं। जैसे वाइट 6 को जो निकाला गया, अगर टीकेओ सही में ऐसी चीज़ के बहुत बड़े फैन होते
तो वाइट सिक्स नहीं निकलती, चाहे वो इतने टाइम तक उन्हें घसीटते रहते हैं। एलिस्टर ब्लैक, जेलिना वेगा के लिए भी आप बोल सकते हो, और ये एक्चुअल रिपोर्ट है। इवन कहना तो यहाँ पे ये भी है कि अंडरटेकर का वो जो गिमिक है ना, अमेरिकन बैडएस वाला, उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे ये लोग, उनके जो फिनॉम वाला जो कैरेक्टर था, जो उनका डार्क वाला अंडरटेकर का जो कैरेक्टर था, जिसकी वजह से वो ज्यादा पॉपुलर हुआ। वैसे तो ये खैर अंडरटेकर का खुद का ही डिसीजन है कि वो अमेरिकन बैडएस टाइप का, मतलब अब भाई अंडरटेकर वैसे बन के भी कैसे आएंगे, अब वही है ना कि अगर उनको थोड़ी प्रमोशनल एक्टिविटी कुछ करनी है तो वैसे भी अंडरटेकर ने खुद ही बोल दिया कि भैया उसको थोड़ा वो छुपा के पवित्र की तरह रखना चाहेंगे, उसको लेके नहीं आएंगे। तो खैर वो तो अंडरटेकर का खुद का डिसीजन होगा, लेकिन ऐसे मौके पे ये अंडरटेकर को भी रोक सकते थे। तो यहीं से अब आप आइडिया लगा लो कि इस टाइप के जो डार्क कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलने वाले। और वैसे देखा जाए तो ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है। उस टाइम पे लोग सही में चीज़ों को सही मान रहे होते थे, तो वो वाले कैरेक्टर ज़्यादा सेल भी अच्छे से हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि अब नहीं हो सकते। तो ये स्टांस भी मुझे गलत ही लग रहा है कि इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो ये इसको हटा ही देंगे आने वाले टाइम में पूरी तरीके से, क्योंकि भाई ये प्रोफेशनल रेसलिंग है, ये एंटरटेनमेंट है। यहाँ पे डैन हाउसन जैसे कैरेक्टर भी चलते हैं ना, जबकि वो बंदे को ज़रूरी नहीं है कि रेसलिंग करने की ज़रूरत पड़े। और कुछ साल पहले एलेक्सा ब्लिस का भी डार्क वाला कैरेक्टर था, डार्क कैरेक्टर की बात चल रही, तो एलेक्सा ब्लिस ने भी कुछ कॉमेंट किया इसके बारे में कि क्या उनका वो वाला कैरेक्टर कभी वापस आएगा। तो सही ही डिसाइड किया एलेक्सा ब्लिस ने, उन्होंने बोला कि वो कैरेक्टर को रिटायर कर चुकी हैं। वो एक ये भी बोलते हैं कि ब्रे वाइट के रिस्पेक्ट के लिए भी वो उस कैरेक्टर को नहीं लेके आना चाहती। और मैं सही में उस टाइम पे चाहता भी था कि एलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर बस चले जाए, क्योंकि मैं वो गॉडेस वाला उनका गिमिक एक्सपेक्ट कर रहा था जो 2015, 16, 17 में हमको देखने को मिला था। लेकिन वही है कि WWE, मैं कह रहा हूँ ना कि अब क्योंकि नए लोग आ गए मैनेजमेंट में, तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं सुपरस्टार, उनके ऊपर ही मेहनत करते ही नहीं है, कि नहीं तो फिर ये अपना क्रेडिट कैसे लेंगे कि हमने कोई सुपरस्टार बनाया है। और इस वजह से फिर ये बिजनेस की भी ऐसी तैसी मार देते हैं अपनी इतनी। अगर आप एक बड़े बिजनेस में काम कर रहे हो और उसमें आप खुद का ज़्यादा देखने लग जाओ भाई, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि अभी है इस समय WWE के साथ, TKO के साथ। WWE की स्टोरी लाइन्स AI से लिखी जाएंगी, लिखी जा रही हैं, ये मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले। तो मार्क शेपेरो ने एग्जैक्टली ये भी बताया कि ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं कि WWE स्टोरी लाइन को AI से लिखवाएगी। उन्होंने इसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी दिया। और देखो भाई, एक पूरा बहुत बड़ा बिजनेस होता है, उसमें एक बंदे का दिमाग जो कि प्रेसिडेंट लेवल पे है, वो कैसे चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्या पूरा पूरा वही शेप देता है उस बिजनेस को। तो उन्होंने ये बोला कि देखो, मतलब कुल मिला के अगर मैं देसी एकदम भाषा में आपको समझाऊं, तो उनका कहना ये था कि AI का ज़माना है, सारे लोग अभी AI के पीछे भाग रहे हैं, तो अगर हम इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं लेके आएंगे तो फिर आने वाले टाइम में हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हम पहले से ही आगे चल रहे हैं। और ये सोच के उन्हें ऐसा लग रहा है कि वाह भैया क्या बात बोल दी हमने। भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, यूट्यूब की बात नहीं हो रही कि उन्होंने AI का नया फीचर डाल दिया है, ये एक प्रोफेशनल रेसलिंग की स्टोरी लाइन को लिखने की बात हो रही है। और ये मैंने अच्छे से बताया भी था आपको कि AI का यूज़ करना ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन जिस हिसाब से इनके दिमाग, क्योंकि कई लोगों को AI सुनते भाई कुछ तो होने लग जाता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा विजनरी से होते हैं, उनको लगता है भाई पता नहीं क्या होने वाला है, और वो चीज़ होगी भी। लेकिन ये थोड़ी कि आप ज़बरदस्ती का उसे हर चीज़ में ही घुसेड़ने लग जाओ। तो मार्क शेपेरो ने ऐसे बोला कि इस वजह से ट्रिपल एच, इस वजह से WWE, ये सारे लोग AI का यूज़ करेंगे अपनी स्टोरी लाइन में। AI का यूज़ ऐसे कर सकते हो आप अपने बारे में उसको बता के कि भैया मैं इस मामले में वीक हूँ, मैं कैसे फिट हो सकता हूँ। तो देखो AI भी आपको यही बताएगा कि न्यूट्रिशन सही रखो, और अपने जो वर्कआउट है, अपनी जो ट्रेनिंग है, या फिर अपनी बॉडी की एक्टिविटी करो, थोड़ा हार्ट रेट ऊपर उठाओ, जो मैं आपसे बात बोलते रहता हूँ। तो नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपना न्यूट्रिशन, अपना प्रोटीन फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी R1 वाला कोड जब आप यूज़ करते हो तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपके लिए लिंक है। फिर तो यार WWE में राइटर बनने के लिए अब शायद आपको पुरानी WWE ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से AI मॉडल्स को यूज़ करना आना चाहिए, तो आपकी भर्ती हो जाएगी एज क्रिएटिव राइटर। तो अगर आप में से कोई है जो इस धंधे में या फिर इस रोल में आना चाहता है, तो भाई यही बोल सकता हूँ कि सीखना शुरू कर दो फिर AI अच्छे से। NXT में जारिया और सोल रुका की जो स्टोरी लाइन चल रही थी, जो शायद अब खत्म हो चुकी है, तो इसमें ना WWE ने एक वीडियो पैकेज चलाया था NXT में, जहाँ पे वो वीडियो उन्होंने पूरी ही AI से बनाई है, मतलब पूरी की पूरी वीडियो वो AI से बनाई है। शायद यहाँ पे जारिया की असली आवाज़ को यूज़ किया गया है, लेकिन हो सकता है कि उसको भी AI मॉडल से ट्रेन करके बोला। अब इन्होंने क्या किया, उसी वीडियो को इन्होंने ट्विटर पर डाल दिया। तो ट्विटर पे इस वीडियो को कम्युनिटी नोट मिल गया कि ये जो वीडियो है वो AI से जनरेट करी गई है। अगर आपको नहीं पता है कम्युनिटी नोट मिलने का मतलब क्या होता है, तो जब कोई चीज़ पोस्ट होती है और उसका कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता, और मे बी
उसको लोग गलत तरीके से समझ सकते हैं, तो उसमें ट्विटर का कम्युनिटी नोट्स आता है कि देखो भैया तुम ये जो समझ रहे हो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। और यूजुअली कोई बंदा जब स्कैम करने की कोशिश करता है, कुछ गलत गुमराह करने की कोशिश करता है, तो वैसे में कम्युनिटी नोट्स आते हैं। तो फिर इसमें आ गया तो लोगों के तो भाई मतलब खुशी से लोग बहुत ऐसे झूम उठे कि देखो करो और तुम एआई यूज लो, तुम्हारे ट्विटर ने भी बता दिया कि ये वीडियो जो है एआई से बनाई गई है। तो ये थोड़ा एक फनी सीन हो गया, स्पेशली तब जब अभी ये रिपोर्ट आई थी कि स्टोरी लाइन्स में भी एआई का यूज किया जाएगा। रेसलमेनिया में रोमन रेंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि जो ऊसोस हैं वो भी रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में आ चुके हैं। लेकिन आपने एक चीज डिफरेंट नोटिस करी यहाँ पे, और वो चीज ये कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बार ऐसे कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश नहीं करी कि ब्लड लाइन का रियूनियन हो गया या फिर ब्लड लाइन साथ में आ गई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की अप्रोच इस बार बहुत अलग होने वाली है इससे पहले जैसे उन्होंने ब्लड लाइन को यूज किया था। इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया था कि चांसेस भी काफी ज्यादा हैं कि ब्लड लाइन के साथ साथ, मतलब ऑब्वियसली ब्लड लाइन के नेम को आई थिंक हटा तो नहीं सकते, लेकिन द फर्स्ट फैमिली करके ये इस फैक्शन को आगे चलाने वाले हैं, क्योंकि इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू की अप्रोच है रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सुपरस्टार दिखाना। और जैसे खुद बोल भी दिया था उसोस के बारे में रोमन रेंस ने कि भाई ये ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम है। तो अब इस बार ऐसा नहीं होने वाला कि ऊसोस रोमन रेंस के चेले चपाटों की तरह हेल्प के उनके आसपास घूमेंगे। हाँ, फैमिली टेंशन होंगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू पहले जैसे उन्होंने ब्लड लाइन को बुक किया था, ये ना एक हील की तरह होने वाला है और ना ही एक बेबी फेस की तरह होने वाला है। तो ये आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इस वजह से जो हमारे दिमाग में शायद एक फॉर्मेट सेट है कि रोमन रेंस और ऊसोस के रिश्ते ऐसे होंगे, वो वैसे नहीं है। और इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू जो अपनी स्टोरी लाइन है उसमें और ज़्यादा वैरायटी लेके आ सकती है, और वो रोमन रेंस बिल्कुल ऐसा भी नहीं दिखेगा कि भैया ये अपना अलग ही नार्सिसिस्टिक बिहेवियर या फिर अपने अलग ही वो ईगो में रहता है। और इसमें फिर जे ऊसो और जिमी ऊसो की भी जो पोजीशनिंग है वो अच्छी होगी, क्योंकि वो उतने छोटे नजर नहीं आएंगे। तो देखते हैं अब ये जो द फैमिली फर्स्ट अगर सही में इस ग्रुप का नेम है तो ये आगे कैसे चलता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत निर्भर करने वाला है कि आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू कितनी एंटरटेनिंग फील होती है। क्योंकि जिस टाइम पे ब्लड लाइन का भी दौर था, ब्लड लाइन ने अकेले ही बहुत सारी चीज़ों को संभाल के रखा था। रेसलमेनिया में पंट किक मारने के बाद से हमें रैंडी ऑर्टन कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। और वैसे तो जब कोई बंदा पंट किक, जिसको रैंडी ऑर्टन पंट किक मारते हैं, वो बंदा गायब हो जाता है, लेकिन ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि रैंडी ऑर्टन खुद ही गायब हो गए। तो अभी रैंडी ऑर्टन के बारे में लेटेस्ट क्या है, तो भाई ऐसा शायद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो बैकलैश वाला शो होने वाला है यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आए ही ना। मतलब कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड तो चलने वाली है, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बैकलैश में नहीं करेगी, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से कोडी रोड्स के फिट होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि रैंडी ऑर्टन ने जो मारा है कोडी रोड्स को पंट किक, वो इसीलिए मारा था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इनकी फ्यूड को कंटिन्यू करना चाहती है। और कोई बिल्कुल ही गधे वाले दिमाग का इंसान होगा अगर रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फ्यूड खत्म हो जाती है और इस फ्यूड में कोडी रोड्स के पास से टाइटल रैंडी ऑर्टन के पास आता ही नहीं है और रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप नहीं जीते। मैं सही बता रहा हूं, अगर ये फ्यूड ऐसी खत्म हो गई तो आपको रेसल चैटर पे रोहित पंत का कुछ अलग ही रिएक्शन दिखेगा, क्योंकि इतनी जो चीज़ होनी चाहिए अगर वो भी नहीं हो रही तो मतलब फिर नहीं हो रही बुक डब्ल्यूडब्ल्यू। आपसे आप कुछ भी कर लो। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद रोमन रेंस का अब डब्ल्यूडब्ल्यू में एजेंडा क्या है, इस टाइटल के साथ वो करना क्या चाहते हैं। तो देखो, जैसे ही रोमन रेंस ने टाइटल जीता, हम सबके दिमाग में यही चीज़ आई कि इससे पहले रोमन रेंस के पास टाइटल इतने दिनों तक था, तो अब ये वाला जो टाइटल है वो कितना लंबा चलने वाला है। और ऑब्वियसली ये जो चीज़ है वो फैंस के दिमाग में आएगी, लेकिन इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू का गोल रोमन रेंस को लेके बिल्कुल अलग है। रोमन रेंस को टाइटल देने का मतलब है कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को स्पेशल फील करवाएं, और उसके साथ साथ जो चीज़ रोमन रेंस ने अपने पहले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेन के साथ करी थी, और वो था अच्छी स्टोरी लाइन देना। डब्ल्यूडब्ल्यू का इस समय सोल फोकस यही है कि रोमन रेंस के पास टाइटल रख के हम वो वाली स्टोरी लाइन बना सकें जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के वीकली शोज को इंटरेस्टिंग बनाए। और इससे मतलब फिर क्लियर है कि शायद वो टाइटल रोमन रेंस के पास लंबा भी टिकने वाला है। और इसमें जैसे हम हमेशा वेट करते थे ना कि रोमन रेंस अच्छा इसको हरा दिया, अब नेक्स्ट कौन आएगा, अब नेक्स्ट कौन आएगा, जबकि हमको पता भी होता था कि रोमन रेंस ही चैंपियनशिप जीतने वाला है। तो वैसी ही चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे अब फिर से करेगी रोमन रेंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ। अगर बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू सोच के ही ऐसे आगे चलाया है, और अब तक जैसे रोमन रेंस दिखे हैं, प्रेजेंट हुए मंडे नाइट रॉ में चैंपियनशिप के साथ अपनी स्टोरी लाइन के साथ, आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू का विजन यहाँ पे सही है और कुछ सही ही लोग काम कर रहे हैं स्टोरी के पीछे। और भाई टीके वालों को प्लीज इसमें ज्यादा मत घुसेड़ना। आपने जिन लोगों के साथ ब्लड लाइन की
स्टोरी लिखी थी वैसे ही आप इसमें भी कर देना, वरना फिर रोमन रेंस का टाइटल जीतने के बाद भी अगर स्टोरी लाइन अच्छी नहीं हो रही तो भाई फिर तो सोच लो WWE के दिन बहुत बहुत ज़्यादा ही कुछ अंधेरे में आ गए हैं। नहीं किया अब तक आपने अपने फिटनेस गोल के ऊपर फोकस, तो अब कर सकते हो। नेचुरल ग्रीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आरपंत वाला कोड यूज़ करके आप अगले महीने से शुरुआत से ही अपने गोल को लेके, अपने फिटनेस गोल को लेके, अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हो सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।